बच्चों कुछ आज एक और फोर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। 3 केसेस से देखते हैं कि किस फोर्स की बात है। वैसे तो लिखा भी है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और कब आता है। देखिएगा, मान लीजिए कि कोई आपकी ये ऑब्जेक्ट रखा है, हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, किसी रफ सरफेस पे रखा है। रफ सरफेस पर बेटे ये हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, आप इसे पुश कर रहे हो, एफ फोर्स से पुश किया जा रहा है, पर ये ऑब्जेक्ट चलता नहीं है। न्यूटन का जो लॉ कहता है यही कहता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट के आप फोर्स लगाओ तो वो चलने लगेगा। तो यानी कि कोई ऐसा फोर्स आया होगा जिसने इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज किया होगा। उस फोर्स को क्या, कौन सा फोर्स है, किस डायरेक्शन में आएगा, जानेंगे। एक और केस देखिए, मान लीजिए एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक कोई बॉक्स रखा हुआ है। ये प्लेन रफ प्लेन है, रफ प्लेन है, इसके ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है उसकी भी सरफेस रफ है। अब आप प्लेन को ले जाते हो तो आपने देखा होगा बॉक्स भी साथ साथ चलता है। उदाहरण से देख लो, एग्जांपल देख लो बेटे, कि मान लो ये हाथ में मार्कर रखा है, आप इसको मैं लेके जाऊंगा, मैंने तो अपने हैंड को मूव कराया पर साथ ही साथ मार्कर भी चल रहा था। तो मेरे हैंड पे फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, मेरी मसल्स का फोर्स है, पर ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो ये सवाल एक बेसिक सवाल है। तो इसके लिए भी कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन की हेल्प से चल रहा है। मान लीजिए एक और प्लेन है, केस थर्ड देखिए, इस पे मैंने कोई बॉक्स रखा और ये प्लेन जो नीचे वाला है फिक्स्ड है, फिक्स्ड के साथ साथ ये बेटा रफ भी है। तो आपने इसे पुश किया, पुश किया, कुछ डिस्टेंस चला, उसके बाद रुक जाएगा, सभी को पता है ऐसा होता है। तो ये जो कुछ डिस्टेंस चला पर रुक क्यों गया, कोई फोर्स होगा जिसके मोशन का अपोज कर रहा होगा। कौन सा वो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हमें फ्रिक्शन का कुछ कुछ आइडिया लगा। क्या है फ्रिक्शन, तो पहले इसको जरा देखिए, फिर मैं आपके साथ डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं कि क्या है फ्रिक्शन। तो बेटा क्या डेफिनेशन है जरा समझ लेते हैं, कि जब कोई भी बॉडी किसी रफ सरफेस पर चल रही हो, ठीक, या चलने की कोशिश कर रही हो, तो सरफेस का कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट आता है जो ऑब्जेक्ट का सरफेस के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन होने वाला होता है या हो रहा होता है उसका अपोज करता है। रफ सरफेस की यही प्रॉपर्टी फ्रिक्शन कहलाती है, और जो फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। तो ये है फ्रिक्शन। तो आइए फ्रिक्शन को लिख लेते हैं, क्या डेफिनेशन बनती है। तो क्या, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to the surface. This property of the surface is called friction and the force is known as frictional force. So that is the definition of friction. अब फ्रिक्शन क्यों आता है, इस बात को सोचते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्यों आता है फ्रिक्शन, इसको ध्यान से समझेंगे। तो इसे मैं रब कर देता हूं पूरा और फिर समझते हैं। अगर आपने डेफिनेशन नहीं लिखी है बच्चों तो अभी फिर से इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो क्या होता है, मान लीजिए दो रफ सरफेसेस है, ऐसे करके एक रफ सरफेस हो गई, दूसरी रफ सरफेस कुछ ऐसे हो गई भाई, ठीक। अब जरा दूसरे मार्कर का यूज कर लेता हूं बेटा मैं। अब अगर ये रफ सरफेस जो है इसके अंदर ऐसे जाएगी तो देखिए इंटरलॉकिंग सी हो रही है, इंटरलॉकिंग से हो रही है, तो आपकी ये पीक से पीक अपोज करती है मोशन का। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होता है कि यहां पर जो है ज्यादा कांटेक्ट में आ जाता है, ज्यादा कांटेक्ट में आ गया। अब जितना ज्यादा कांटेक्ट में आ जाता है उतना इसके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने लगता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को पुश करना, उसे चलाना थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट होता है। तो ये इस तरीके से जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अब फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, कैसे आएगा, क्या डायरेक्शन होगी, ये देखते हैं। तो बच्चों क्या बात है, ध्यान से समझते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका बेटा ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जो दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में होती है, ठीक है। और आगे की बात ध्यान से सुनो। अब आगे की बात देखो, देखो फ्रिक्शन फोर्स आपके दो टाइप के हैं। फ्रिक्शन फोर्स को
दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक एक करके सारी बात करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपका पहले हम फ्रिक्शन ही बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है एक्शन में? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into the action whenever there is a relative motion or tendency of relative motion between two contact surfaces। जब दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है दो रफ सरफेसेस के बीच में, तो टू रफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस और कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। रफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जब ऐसा होता है तो जो आपका फोर्स आता है जो इसका अपोज करता है वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू द एक्शन व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन बिटवीन टू रफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो ये आपके फ्रिक्शन फोर्स की बात है। अब किसका अपोज करता है, किस डायरेक्शन में आता है, ये भी बात कर लेते हैं। भाई डायरेक्शन क्या है इसकी, तो यहां देखिएगा, देखिए मोशन को मैं बेटे यहां पे लिख दे रहा हूं, ये यहां पे लिख दिया है मोशन, ठीक, ये मोशन है आपका। आगे देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की क्या बातचीत है। फ्रिक्शनल फोर्स always opposes the relative motion or impending motion, जो शीघ्र घटित होने वाला है, इंपेंडिंग मोशन। तो ये बात इंपेंडिंग मोशन क्या होता है मैं इसकी बातचीत कर चुका हूं। तो जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में, या इंपेंडिंग मोशन होगा, यानी कि मोशन होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो उस मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो हमें पता चलेगी बच्चे किस तरीके से हम निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे क्या क्या किस तरीके, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या आपका काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसकी बात करता हूं मैं। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि जो मैंने डेफिनेशन लिखी है। आइए बच्चों और जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में कि क्या है फ्रिक्शन। तो मैंने बताया कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इट डजंट मीन दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखना है कि फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब but friction always oppose the relative motion, relative motion or tendency of relative motion or tendency of relative motion।
तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है। मान लो पहले कि ध्यान से समझना, जैसे कि मान लो एक टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल को इस तरीके से दिखाया बेटा मैंने, ये टेबल पे मैंने फोर्स लगाया तो ये टेबल स्लाइड करती है, और आपने ज्यादातर देखा होगा टेबल पे रखे ऑब्जेक्ट भी उसी के साथ स्लाइड कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो फ्रिक्शन है, ये क्यों स्लाइड किया, ये मोशन में क्यों आया, याद रखिएगा अपोज द मोशन, डज नॉट अपोज, ऑलवेज अपोज द मोशन, हमेशा नहीं करता, कभी कभी अपोज भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप समझो कि मोशन का अपोज ही नहीं करना है, हमेशा सपोर्ट करना है, गलत हो जाओगे। मोशन का हमेशा अपोज नहीं करता, कई बार किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का सपोर्ट भी करता है। कैसे, ये क्यों चला, कौन लेके गया इसे, किसने चलाया बच्चों, ये सोचो, सवाल करो, ये किसने चलाया, ये फ्रिक्शन ने चलाया। ये रफ सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है। तो बेटे ये जो आपका ब्लॉक बी है, ये कैसे चला, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचना, कैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचो कि आप लेटे हो इसकी सरफेस पे। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ब्लॉक तो अपनी जगह पे रहता, अगर सरफेस स्मूथ होती, ब्लॉक अपनी ही जगह पे रहता। तो ये टेबल जो है, ध्यान से समझना, टेबल आपकी आगे की तरफ जा रही है, और अगर सरफेस, इफ सरफेस, ध्यान से, सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है तब क्या होता, तब उस केस में आपका ब्लॉक तो स्टेशनरी रहता, टेबल आगे की तरफ बढ़ रही होती, टेबल आगे की तरफ बढ़ रही होती। अब मैं देखना चाहता हूं आपका बेटे कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन का फोर्स कैसा होगा, तो मैं टेबल पे लेट गया, मैं टेबल पे लेट गया तो मुझे क्या लगेगा, मैं कहूंगा मैं तो यार स्टेशनरी, पर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या, ध्यान से, क्या डेफिनेशन है, बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो यहां पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन जो है इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की पीछे की तरफ है या नहीं है। तो सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आगे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया। ठीक, अगर मैं सपोज कर रहा हूं, लेट अस सपोज इफ सरफेस इज स्मूथ, तो क्या होता, तो आपका ये भाई, ये टेबल इधर की तरफ चल रही होती और ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहता। अगर अभी भी समझ में आया तो डायरेक्शन से देख लो, लेकिन समझना बहुत अच्छे से, देखो सेकंड मेथड से समझा देता हूं, मैथमेटिक्स के साथ कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन। देखो ध्यान से, मान लो इफ सरफेस इज स्मूथ, पहला अजम्पशन लेते सरफेस स्मूथ है, तो टेबल कहां बढ़ रही होती, टेबल इस तरफ से बढ़ रही होती v स्पीड से, और ब्लॉक पे तो कोई फोर्स नहीं आता, अगर सरफेस स्मूथ है कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ब्लॉक पर अगर फोर्स नहीं आता, ब्लॉक रेस्ट पे होता, ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई जीरो, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ टेबल हो गई। फिर मैंने क्या कि अब देखो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, किस पे देखना है फ्रिक्शन का फोर्स, ब्लॉक पर देखना है। तो ब्लॉक की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टेबल देखो, तो हो जाएगी वीबी माइनस का वीटी, वीबी माइनस का वीटी, और वीबी तो जीरो है, माइनस का वीटी आ गया। तो टेबल के रेस्पेक्ट में आपका ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा होता है, दैट इज द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, और टेंडेंसी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये टेंडेंसी इस टेंडेंसी में है, मतलब इस डायरेक्शन में टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की। तो बेटे आपका फ्रिक्शनल फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आता, जो कि हो जाता आगे की तरफ, जिसने मोशन को सपोर्ट किया इस ब्लॉक के। तो ये पॉइंट यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये पॉइंट एकदम क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हेडिंग डालिए स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, कब आता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इनटू द एक्शन व्हेन देयर इज अ, देन व्हेन टू बॉडीज हैव अ टेंडेंसी ऑफ, मोशन में नहीं है रिलेटिव मोशन में, पर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, तो वो जो फोर्स आता है वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो बच्चों इसकी एक बार समझते हैं क्या है मतलब। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ये आपकी फिक्स्ड सरफेस है, फिक्स्ड रफ सरफेस है। आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो एफ, पर ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है। तो दिस ऑब्जेक्ट हैज एन दीज टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, ये वाली और ये वाली जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड द फोर्स, तो एंड द फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इनटू द एक्शन when the objects are at rest but there is a tendency of relative motion is called static friction, है ना, सिंपल डेफिनेशन, समझने के लिए आसान। और द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो इसको लिख लेते हैं बेटे, क्या सिंपल डेफिनेशन है, तो लिखिए, when two surfaces are in contact, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which come into the action when two rough surfaces are at rest but have a tendency of relative motion is called static static friction, is called static friction। बेसिक डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। तो क्या डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इन टू द एक्शन व्हेन टू रफ सर्फेसेस आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, और कर लीजिए इसे, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, with respect to each other but have a tendency of relative motion is called static friction। ये बेटा आपका static friction बेसिक है, आसान बातचीत है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब ये बात तो एकदम साफ है ना कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रेस्ट और मोशन किसी के रिलेटिव डिफाइन होता है। तो यहां पर भी ये बात को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट है पर एक टेंडेंसी रखते हैं रिलेटिव मोशन की। तो अगर वो टेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और उस टेंडेंसी का अपोज करेगा, है ना, आसान बातचीत बेटे। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब क्या होता है जरा ध्यान से देखो, कि मान लीजिए आपने फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये आपका 50 किलो का आपका ऑब्जेक्ट है और आप फोर्स लगा रहे हैं इस पे, आपने पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं चला। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं चला तो आप इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन का फोर्स कहां आएगा, इस डायरेक्शन में आया होगा, और कितना आया होगा, 1 न्यूटन का आया होगा, 1 न्यूटन का आया होगा, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, नहीं चला ऑब्जेक्ट। भाई आगे देखो, आपने फोर्स बढ़ाया, 2 न्यूटन करा, ऑब्जेक्ट तब भी नहीं चला, तो उस समय फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा होगा 2 न्यूटन का होगा। फिर आपने लिया 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट तब भी नहीं चला, तब भी नहीं चला, 3 न्यूटन का फोर्स, तो इस समय जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा 3 न्यूटन का होगा। आपको गुस्सा आई, आपने लिया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी नहीं चला, फ्रिक्शन का फोर्स 10 न्यूटन का।
अब मान लो आपने क्या करा, आपने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट जो है अगर हल्का सा भी 11.1 भी हुआ, ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। तो इस समय जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एट द वर्ज ऑफ द मोशन है, बट नॉट इन मोशन। मोशन में आने के किनारे पर है, पर मोशन में नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन का फोर्स, वो सरफेस मैक्सिमम फोर्स इतना प्रोवाइड कर सकती है, इससे ज्यादा वो फ्रिक्शन का फोर्स नहीं दे सकती, तभी तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। इससे ज्यादा जैसी फोर्स लगाओगे तो that is the maximum force which is provided by the contact surface, the maximum frictional force which is provided by the contact surfaces is called limiting friction। इससे ज्यादा नहीं दे सकती सरफेस फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, इस पर्टिकुलर ब्लॉक और इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन के लिए। या फिर और अच्छे से समझे, द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम इनटू द एक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द वर्ज ऑफ द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं और देखिए कि किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देखा। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों अलग बातें हैं, एक मत मान लीजिएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, और आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले या उसके बराबर हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू कम या उसके बराबर हो सकती है। पॉइंट ये है बेटा, अब जैसे ही आपने पुश किया, ऑब्जेक्ट चलने लगा, मान लीजिए 12 न्यूटन का फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट चलने लगा। अब जो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेसेस विद रिस्पेक्ट टू अदर सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू द कांटेक्ट सरफेस, इन दैट केस द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच कम इनटू द एक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व भी करी होगी बच्चों कि अगर किसी बॉडी को हम एक बार चला देते हैं तो उसको चलाने के लिए आगे हमें कम फोर्स की जरूरत होती है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऑब्वियसली कम होती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो गई। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की बेटा, उसके बाद काइनेटिक पे जाएंगे। तो पहले इसको मैं रब कर देता हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो। तो बेटा हेडिंग डालिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which come into the action, which comes into the action when two rough contact surfaces are at the verge of relative motion with respect to each other। But not in the relative motion is called कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा। ठीक, आगे की बात ध्यान से सुनो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द limiting, the value of limiting friction, yeah, limiting friction force is the maximum
value of static friction for the given situation. किसी गिवन सिचुएशन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपका कम या उसके बराबर हो सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं एफ स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग। एकदम बेसिक बात है और आसान बात है, जैसे नोट कर लीजिए। फिर बच्चों आगे की बात करते हैं, आगे किस तरीके से हमें पढ़ना है फ्रिक्शन को। तो किस तरीके से फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालते हैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, पहले से नोट करो। तो ये नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने सभी कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन, इन सब के बाकी का जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जल्द ही फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड खूब सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे जरूर बताइए कि कमेंट में आपको लेक्चर आज का कैसा लगा, क्या और आपको चाहिए, कैसा इंटरेस्टिंग है या नहीं है, सब बताना। और मेहनत से पढ़ो बच्चों, बहुत जल्द बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अभी मैं चलता हूं, आप लोग पढ़िए। जय हिंद।